आप सबका स्वागत है हमारे शो वड़ा पाव मंडे में, जहाँ पे हम करते हैं पूरे दुनिया की चुगलियाँ। सुना है अगर कोलकाता में मेसी को नहीं देखा तो आपका टिकट रिफंड मिलेगा। पर हम क्या हमारे देशवासी नेचर का रिफंड कर पाएंगे? मतलब जो इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका रिफंड क्या हमारा देश चुका पाएगा कि नहीं? That the central government cannot guarantee what the AQI will be if the Aravallis start getting destroyed. लोग इस डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं, पर हमारा देश जो बाहुबलियों से चलता है वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आवाज दबाई जाती है। पर ये लोगों की आवाज दबाने की भी एक सीमा होती है और इस सीमा के पार लोग किसी की भी नहीं सुनते। लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया। जैसे कि महाराष्ट्र के नासिक में हुआ 2027 में, वहाँ पे एक कुंभ मेला होने वाला है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल भी है नासिक में जिसका नाम है तपोवन। इनफैक्ट हम एक बोल सकते हैं कि वो नासिक का लाइफलाइन ही है, पर आज ये बहुत पुराना जंगल काटने की बात हो रही है। क्योंकि इस कुंभ मेले में जितने भी लोग आएंगे उनके लिए जगह चाहिए, तो इसलिए इस वजह से इस पूरे जंगल को साफ किया जा रहा है। और जैसे हमारे देश की हालत है उस हिसाब से नासिक के लोगों को भरोसा नहीं है कि कुंभ मेला पे लिया हुआ ये जंगल वापस कभी मिलेगा, क्योंकि ये कभी ग्रीन जोन था और कब रेसिडेंशियल जोन बन जाए वो किसको भी नहीं पता। जहाँ पे आज बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पे कब बड़े बड़ी मंजिल की बिल्डिंग्स बन जाए ये किसी को नहीं पता। पर हम कहीं तो भूल रहे, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने बहुत सारे पेड़ के नीचे अपनी तपस्या की। जितने भी हमारे वेद है वो पेड़ के नीचे ही लिखे गए थे। तो कैसे पूरा जंगल तोड़ के हम हमारे रिलीजन को सेलिब्रेट करें, जहाँ पे यही हमारा रिलीजन पेड़ों का इम्पोर्टेंस हमें सिखाता है। और जो मैंने कहा था कि लोगों की एक सहन करने की लिमिट होती है, वही लिमिट आज राजस्थान में टूट चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उनको अरावली को बचाना है। अरावली रेंज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत पुरानी रेंजेस में से एक है। रिसेंटली गवर्नमेंट जितने भी हिल रेंजेस है अरावली की, वो जमीन वहाँ की जमीन माइनिंग के लिए देने वाली थी। और वो किसको देने वाली थी? वो देने वाली थी प्राइवेट कंपनीज को। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, बल्कि वहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, बल्कि उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट को पूछ दिया कि अरावली रेंज आप कैसे डिफाइन करते हो, आप हमें बताओ। तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को ये चांस मिल गया कि अरावली को वापस से रिडिफाइन किया जाए, और इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट ने अरावली को वापस डिफाइन भी किया। उन्होंने सीधी भाषा में बोला कि अरावली रेंज मतलब जितने भी जो हिल्स है वो जो 100 मीटर के ऊपर हो गए वो अरावली रेंज माने जाएंगे। और आपको ये बात मैं बता दूं कि अरावली रेंज के 90% माउंटेन हिल्स 100 मीटर के नीचे है। मतलब 90% अब अरावली मानी नहीं जाएगी, बल्कि वो माइनिंग का एक सेंटर बन जाएगा। और अगर आज अरावली हिल्स नहीं होते तो पूरा रेगिस्तान आज तक मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका होता। अरावली राजस्थान के वाटर्स को फ्रेश रखने में मदद करती है, रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। और अगर इस इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्स जगहों पे माइनिंग होगी तो वो जितने भी हिल्स है वो प्लेन में बदल जाएंगे, और रेगिस्तान को फैलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और पोल्यूशन तो पूछो ही मत, क्योंकि हसदेव में भी यही हुआ था। बोला जा रहा था कि जंगल बचाया जाएगा, वहां पे इको माइनिंग की जाएंगी। और आज अगर हम हसदेव का फोटो देखे तो डिफरेंस साफ है, जंगल पूरा साफ हो चुका है। आपको अगर डिफॉरेस्टेशन का नतीजा आगे देखना है फ्यूचर में, तो उसकी भी जरूरत नहीं, फ्यूचर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम दिल्ली में भी देख सकते हैं, हमारे पूरे देश में देख सकते हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो पोल्यूशन क्या हद तक हो जाता है। नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। इंडिया की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप सुबह उठते हो तो आपको AQI चेक करना होता है। आई मीन टेम्परेचर होता है ना, उसको चेक करना पड़ता है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने पड़े, क्योंकि हम विश्व गुरु होके भी इतना नहीं कर पाए। हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ अप्रूव किए हैं। और इतना सारा पैसा सिर्फ एक काम के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। इतने सारे पैसों का यूज होगा इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, क्लीन कुकिंग फ्यूल और पोल्यूशन व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए। यूपी के बड़े बड़े शहर जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में EV और जो ई-रिक्शा से वो बढ़ाए जाएंगे। और हरियाणा में इंडस्ट्रीज और फार्मिंग से निकलने वाला जितना भी पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट 27 करोड़ लोगों को होगा जो इंडो गंगा प्लेन में रहते हैं, जहाँ पे सांस लेना भी कभी कभी एक एडवेंचरस लगता है, एक सर्वाइवल मोड पे होना लगता है। ये अच्छी बात है कि ये जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है वो बस एनवायरमेंटल तक नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारी जॉब बनेंगी, हेल्थ और इकोनॉमी को भी इस पे असर होगा। अगर सब सही चला, अगर करप्शन नहीं हुआ और जैसा प्लान किया है अगर वैसा किया गया, तो इसका बेनिफिट हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा अगर किया जाए तो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली गवर्नमेंट ने कोल और वुड से बनने वाले जितने भी तंदूर होते हैं
उनको बैन कर दिया है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी तंदूर है उसमें से PM 2.5 जैसे डेंजरस पार्टिकल हवा में निकल जाता है, जो ह्यूमन लंग्स के लिए साइलेंट किलर है। ये नेचुरली कि लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यार तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम क्या खाएंगे, क्या कैसे खाएंगे। तुम उसकी जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट एंड रिजल्ट को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहां मार्केट में जो डुप्लीकेट पनीर मिलता है, बहुत से डुप्लीकेट चीज होती है, उसको गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो लोगों की लाइफ को क्यों कंट्रोल कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। वर्ल्ड बैंक का पैसा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और ये तंदूर बैन करना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। और जो मेन कॉजेज है दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होने की, वो उसका सोल्यूशन कब तक निकलेगा? यमुना को साफ कब तक किया जाएगा, या बस यमुना में स्प्रे मार के वो जो झाग निकलता है, फोम निकलता है, उसको मिटाया जाएगा? या असलियत में जिसकी जड़ है उसको पूरा निकल के उसको सही करके एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को मिटाया जाएगा? अभी की बांग्लादेश की सिचुएशन देखते हुए ये समझ आता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर हाथ से निकल जाए तो एक देश में क्या हो सकता है। और जब से शेख हसीना पावर से गई है, तब इंडिया के लिए एंटी सेंटीमेंट्स बांग्लादेश में और बढ़ गए हैं, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट भारत के लिए थ्रेट बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या, बन चुके हैं। जब हसनत अब्दुल्ला जो एक बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, वो एक ऑन द रिकॉर्ड अपने स्पीच में बोलते हैं कि अगर कुछ होगा तो हम भारत के 2 टुकड़े कर देंगे, मतलब भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अलग कर देंगे। खैर की ये बात कभी होगी नहीं, क्योंकि भारत आज एकजुट है और ये कभी भी भारत को तोड़ने का सपना कभी भी सच नहीं होगा। और अभी बांग्लादेश से एक खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की को 2 से 3 से लोगों ने लिंचिंग करके मार दिया, और वो लोग वहां पे नहीं रुके, उसको पेड़ पे टांग के उसको जला दिया गया। पर ना इस पे कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस पे आवाज उठा रही है, ना ही कोई इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा रही है, बल्कि बांग्लादेश में तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ही जला दिया गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने बढ़ चुके हैं वहां पे कि जो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इंडियन हाई कमीशन पे जो ढाका में है उस पे ही अटैक करने चल दिए। इसी वजह से दिल्ली ने डिसाइड किया है कि जितने भी बांग्लादेश में वीजा सेंटर्स है इंडिया के, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, और इसका फायदा इंडिया को होगा और इसका नुकसान बांग्लादेश को, क्योंकि इंडिया से बांग्लादेश लोग बहुत कम जाते हैं, पर बांग्लादेश से इंडिया बहुत लोग आते हैं, लाइक लीगली और इलीगली। वो बहुत बांग्लादेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स वीजा पे यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं इंडिया में, और बहुत सारे पेशेंट सर्जरी, हार्ट सर्जरी हो, जितनी भी सारे हॉस्पिटल इमरजेंसीज हो या सर्जरीज हो, उसके लिए बांग्लादेशियों को इंडिया आना ही पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फायदा इंडिया का होगा और नुकसान बांग्लादेश का। खैर अभी तो ये लोग ये बात समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक शायद उनको कहीं से बैकिंग मिल रही है।